हेलो एवरीवन। आज अपन बात करेंगे सेक्शन 7 की। अपन ने बात की थी रेजिडेंशियल स्टेटस की सेक्शन 6 में। एक सेक्शन अपन ने देखी थी सेक्शन 5 जो थी आपकी स्कोप ऑफ टोटल इनकम। वहां पे एक वर्ड आ रहा था आपके सामने, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड। ठीक है, तो इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड को डिफाइन किया गया है सेक्शन 7 में। कुछ ऐसी इनकम जो मान ली जाएगी कि आपने रिसीव की है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। सेक्शन 7 अभी पढ़ने का मतलब है रट्टाफिकेशन। ठीक है, खत्म करने को अपन इसको 5 से 7 मिनट में खत्म कर सकते हैं, लेकिन अगर एक्चुअल में इसका मीनिंग आपको समझना है तो आपको समझना पड़ेगा प्रोविडेंट फंड। सर ये प्रोविडेंट फंड क्या होता है? बेसिकली प्रोविडेंट फंड जो है वो अभी का टॉपिक नहीं है अपना, लेकिन जब तक प्रोविडेंट फंड आपको नहीं समझ में आएगा, आपको सेक्शन 7 का एक्चुअल जो मीनिंग है वो नहीं समझ में आएगा। प्रोविडेंट फंड अपने को पढ़ना चाहिए इन द हेड ऑफ सैलरी। सैलरी हेड है आपका। मैंने बात की थी हेड्स ऑफ इनकम की। देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम: सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स। जितनी भी आपकी इनकम होती है किसी ना किसी हेड में कवर करती है। तो ये जो प्रोविडेंट फंड है किसका पार्ट है? सैलरी हेड का। सर सैलरी हेड तो हमने अभी स्टार्ट भी नहीं किया, नेक्स्ट क्लास से अपन सैलरी हेड स्टार्ट करेंगे। तो सैलरी हेड में एक अच्छा खासा आपके सामने टॉपिक आएगा पब्लिक प्रोविडेंट फंड। वो आपकी एक क्लास वहां पे लेके जाएगा। वो क्लास वहां जाए चाहे यहां जाए, अगर वो क्लास आप यहीं पे ले लेते हो तो साथ ही साथ आपको सेक्शन 7 जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। अदरवाइज यही प्रोविडेंट फंड जब आप सैलरी हेड में जाके पढ़ोगे और उसके बाद इसका रिलेशन यहां से बिठाने की कोशिश करोगे तो मजे वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है, तो अपन पब्लिक प्रोविडेंट, ये जो आपका प्रोविडेंट फंड है इसको अपन यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 7 पढ़ने के लिए अपने को जरूरी है प्रोविडेंट फंड पढ़ लेना। तो पहले अपन बात करेंगे प्रोविडेंट फंड की। और ये आपका इन्वेस्टमेंट ही है बेसिकली। जब सैलरी हेड पढ़ोगे, अच्छा खासा हेड है, बड़ा सारा हेड है, काफी सारी क्लासें उसके ऊपर जानी है, वहीं पे आपको मिलेगा प्रोविडेंट फंड। जो आज हो सकता है आपको बर्डन लगे, लेकिन जब जैसे ही उस दिन आपके सामने आएगा आपको पता चलेगा ये तो हमने पढ़ रखा है सर, दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, और वहां पे दोबारा आपको बताया भी नहीं जाएगा। तो प्रोविडेंट फंड की अगर मैं बात करूं तो एक तो आपका होता है, अच्छा होता क्या है सर प्रोविडेंट फंड? ए बिजनेसमैन है, या इन अदर वर्ड्स में अगर कहूं तो एम्प्लॉयर है। ए सैलरी का पेमेंट करता है बी को। सैलरी जो है वो है 15,000। ठीक है, किसकी? बी की। बी कौन है? एम्प्लॉय। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि बी के हाथ में 15,000 जाएंगे, जरूरी नहीं है बी सेविंग में कुछ पार्ट डाले ही, हो सकता है भी पूरा का पूरा पर्सनल यूज के लिए ले ले या फैमिली के लिए काम में ले ले। तो इंस्ट्रक्शन दिए, ए को कहा तू एक काम कर, इस 15,000 में से 2,000 निकाल ले यहां से, और वो 2,000 जो है वो डिपॉजिट करवा दे गवर्नमेंट के पास। कहां डिपॉजिट करवाने हैं? गवर्नमेंट के पास। किसकी सैलरी में से? इसकी सैलरी में से। तो यहां से 2,000 निकाल के गवर्नमेंट को दे दिए। फिर ए को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि 2,000 रुपए तूने बी की सैलरी में से निकाले हैं, ये 2,000 तू तेरे पास से और कंट्रीब्यूट कर दे। तो पर मंथ बी की सेविंग्स में चले गए 4,000। बी भी खुशी खुशी दे देगा, क्यों नहीं देगा? उसकी सैलरी से 2,000 जा रहा है और उसके नाम से सेविंग्स कितनी हो रही है? 4,000।
गवर्नमेंट अपने पास नहीं रखेगी ये पैसा, ये पास पैसा इकट्ठा करती रहेगी गवर्नमेंट हर महीने की महीने, हर महीने की महीने, और जिस दिन बी रिटायर होगा ये पूरा पैसा इकट्ठा करके गवर्नमेंट बी को दे देगी। ये होता है आपका प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो कोई भी एम्प्लॉय क्यों नहीं चाहेगा अपनी सैलरी से कुछ सर्टेन पार्ट कटवाना? भाई अपनी इनकम में से कुछ पार्ट तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा ही, कुछ तो सेविंग्स करेगा ही करेगा। गवर्नमेंट में इंडिया में बेसिकली ये ट्रेडिशन है, अपन लोग सेविंग्स पे काफी ज्यादा ध्यान देते हैं। तो ठीक है, कुछ पार्ट यहाँ से काटा गया, कुछ एम्प्लॉयर अपने पास से भी तो मिला रहा है, तो जस्ट डबल तो यहीं पे ही हो गई सेविंग। उसके बाद इस पे इंटरेस्ट मिलेगा वो अलग, इस कॉन्ट्रीब्यूशन पे भी मिलेगा इंटरेस्ट, इस कंट्रीब्यूशन पे भी मिलेगा इंटरेस्ट। तो यहाँ पे कई सारी बातें हो जाती हैं। बी के हाथ में इनकम कितनी मानी जाए? 15,000, इसमें 2,000 इसने यहाँ कंट्रीब्यूट कर दिया, 13,000, 2,000 इसने और दे दिया, ये है ही, तो 15 प्लस 2 17 प्लस इंटरेस्ट। क्या कुछ इसका ट्रीटमेंट करना है, कैसे इसका ट्रीटमेंट करना है, ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है। अपन बात कर रहे हैं पूरी कंप्लीट सैलरी की बात नहीं कर रहे हैं अपन सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं प्रोविडेंट फंड की। तो प्रोविडेंट फंड में जो कंट्रीब्यूशन जाता है वो चाहे एम्प्लॉयर के हाथ से जाए चाहे एम्प्लॉय के हाथ से जाए, ठीक है, तो उसकी हम बात कर रहे हैं कि वो कैसे कैसे टैक्सेबल होना है। तो आपको देखना पड़ेगा इसके लिए प्रोविडेंट फंड। यहाँ पे प्रोविडेंट फंड जो है उनको 4 कैटेगरी में अपन डिवाइड कर रहे हैं। एक होता है आपका स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, जिसको अपन SPF के नाम से बुलाते हैं। दूसरा आपका यहाँ पे होता है, या थोड़ा इधर ले लेते हैं इसको, दूसरा आपका होता है यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। इट मींस RPF। एक होता है आपका अन URPF, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। एक होता है आपका पब्लिक ठीक है, सर क्या होते हैं ये? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड जो होता है ये गवर्न होता है एज पर प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925। एक एक्ट है आपका प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925, उसमें जो भी प्रोविजंस आपको दिए हुए हैं वो पूरे फॉलो किए जाते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में, ठीक है। अच्छा, किसके लिए होता है ये होता है आपके लिए गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके लिए क्या खुलता है? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ठीक है, जिसके ऊपर कौन से प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं? प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 के। वहीं पे होता है एक आपका रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये होता है
एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। ये था आपका 25 को उल्टा कर दिया, यहाँ पे हो गया आपका 1952। ठीक है, ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है? प्राइवेट सेक्टर के लिए। भाई ये गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट के लिए है, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए ये है। इसका कोई माई बाप नहीं है, कोई एक्ट फॉलो नहीं करता इसका प्रोविजन। इट मींस ऐसी जगह कंट्रीब्यूशन जा रहा है जो ना तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 के प्रोविजंस फॉलो किए जा रहे हैं, ना प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 के प्रोविजंस फॉलो किए जा रहे हैं। एक होता है आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट 1968। सर ये किसके लिए होता है? मैंने बात की गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट के लिए। इट मींस यहां पे एम्प्लॉयर होगा, एम्प्लॉय होंगे, ठीक है, और वो भी कौन से? गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट। यहां पे प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, यहां पे भी प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। यहां किसकी बात हो रही है? आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड की बात कर ली, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड आ गया, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड आ गया प्राइवेट सेक्टर के लिए। सर उस बंदे का क्या जो एम्प्लॉय ही नहीं है, जो बिजनेस से इनकम अर्न कर रहा है, वो भी चाहता है कि उसका भी कभी ना कभी तो रिटायरमेंट होगा, या उसका रिटायरमेंट होगा ही नहीं तो भैया मरे तब तक काम करता रहे। एक टाइम पीरियड आएगा जिसके बाद उसकी कैपेसिटी नहीं होगी, तो उसको भी कुछ अमाउंट की जरूरत होगी सरवाइव करने के लिए। तो वहां पे पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट 1968 एप्लीकेबल हुआ। इट मींस यहाँ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एनी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल आएगा और अपना अकाउंट सेपरेट ओपन करवा सकता है। इट मींस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी से कुछ पार्ट काट रहा है, कुछ अपने पास से मिला के डिपॉजिट करवा रहा है। उसी एम्प्लॉयर को अगर लगे कि मैं खुद के लिए भी कुछ सेविंग्स करूं, तो वो खुद कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है। कहां पे? पब्लिक प्रोविडेंट फंड में। यहां पे बेसिकली 500 to 1,50,000 तक का कंट्रीब्यूशन पर एनम होता है, ठीक है। तो एनी पर्सन यहां पे आ सकता है। ये तो हमने बात कर ली इन एक्ट्स की, ठीक है, कि क्या होते हैं, कौन इसको गवर्न करता है। इट मींस प्राइवेट सेक्टर अगर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 को कवर करेगा तो उस प्रोविडेंट फंड को अपन बोलेंगे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अगर कवर नहीं करता है, ठीक है, तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड वो हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अपन अपने पॉइंट पे। हमें पढ़नी है टैक्सेबिलिटी ऑफ प्रोविडेंट फंड, कि प्रोविडेंट फंड में जो भी कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो एम्प्लॉय का है या एम्प्लॉयर का है, उन सब के ऊपर जो टैक्स है वो हमें कैसे कैसे लगाना है, ठीक है। तो टैक्स लगाने की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके पास 5 पॉइंट्स आते हैं। 5 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट आपके पास आता है एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। मैं एम्प्लॉय हूं, ठीक है, मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूं, ठीक है, और मैंने कंपनी को कहा कि मेरी सैलरी का एक सर्टेन पार्ट जो है वो आप डिपॉजिट करवा दो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में। इट मींस मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं तभी डिपॉजिट करवाऊंगा, प्राइवेट हूं तो या तो यहाँ पे या यहाँ पे, और अगर मैं एम्प्लॉय नहीं हूं तो मैं कहां पे जाऊंगा? यहाँ पे। इट मींस मेरा कंट्रीब्यूशन, ठीक है, चाहे वो मेरी सैलरी से कटे, और अगर मैं सैलरीड एम्प्लॉय नहीं हूं तो अपने पास से डिपॉजिट करवाऊंगा। दूसरी बात यहां पे होती है आपकी
एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, मेरा बॉस या मेरी कंपनी का मालिक अपने पास से भी कुछ कंट्रीब्यूशन अगर देता है तो वो होगा आपका एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं तो गवर्नमेंट है एम्प्लॉयर, ठीक है, वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती है। प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ मालिक होते हैं। और अगर पब्लिक प्रोविडेंट फंड की मैं बात करूं तो सर यहाँ पे तो बात करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे तो आपने कहा ना ये उन बंदों के लिए है जो एम्प्लॉय होते ही नहीं है, इट मीन्स इनका कोई बॉस नहीं है, तो कोई एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी नहीं है। सर पब्लिक ये जो प्रोविडेंट फंड में पैसा जा रहा है, क्या ये पैसा हमें एज इट इज मिलता है? नहीं बेटा, विद इंटरेस्ट मिलता है। इट मीन्स इसमें जो भी कंट्रीब्यूशन जा रहा है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा। अरे भैया आप बैंक में भी अगर पैसा डिपॉजिट करवाओगे तो बैंक से इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट भी बेसिकली इनकम होती है। तो यहाँ पे हमारे पास दो इंटरेस्ट आते हैं, एक इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, वहीं पे एक रिसीव होता है इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। ठीक है, दोनों का कंट्रीब्यूशन है तो दोनों पे इंटरेस्ट भी रिसीव होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फाइनली आपका आता है लम सम अमाउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। जिस डेट को आपको एक साथ अमाउंट मिलना है, पूरा अमाउंट बल्क में आपको मिलेगा, तो उसकी क्या कहानी होगी, ठीक है, उसको हमें कैसे डील करना है। तो चलो बात करते हैं 1 to 1। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। किसकी बात कर रहा हूं? एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। सर आपने कहा ए एम्प्लॉयर है और बी एम्प्लॉय है, बी को पेमेंट किया जा रहा है 15,000 का। कितने का पेमेंट किया जा रहा है? 15,000। बी के हाथ में सैलरी कितनी मानी जाएगी? 15,000 मान ली जाएगी। कितनी मान ली जाएगी? 15,000। ए ने इसको 15,000 नहीं देके यहां से कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवा दिया प्रोविडेंट फंड में, 2,000 रुपए। तो बी के हाथ में गए कितने सर? 13,000। 2,000 और गए ना प्रोविडेंट फंड में। फाइनली वो अमाउंट किसको मिलना है? बी को। तो गवर्नमेंट से बी ने कहा ये तो अच्छी जगह जा रहे हैं, इस पे भी आप टैक्स लगाओगे क्या? ये भी मेरी सैलरी मानोगे? तो गवर्नमेंट ने कहा तू चिंता मत कर, तू तेरी सैलरी हम कितनी मान रहे हैं? 15,000। बाद में हम तुझे दे देंगे डिडक्शन। क्या कहा मैंने? डिडक्शन। तो पहले ही अपन बात कर चुके हैं डिडक्शंस और एग्जम्पशंस में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपकी इनकम का कुछ पार्ट जिस पे गवर्नमेंट को टैक्स नहीं लगाना है, तो गवर्नमेंट एक बार उसको इनकम में ऐड करेगी, देन बाद में आपको क्या कर देगी? डिडक्शन अलाउ कर देगी। डिडक्शन मोस्टली 80C से 80U में दी जाती है, कि पर्टिकुलर हेड में भी दी जाती है। लास्ट में जब पूरी इनकम की कैलकुलेशन हो जाती है तब एक साथ भी डिडक्शंस दी जाती है कि हाँ भाई बता तूने पूरी साल की इनकम कहाँ कहाँ खर्च की, हमें लगेगा अच्छी जगह खर्च की है तो हम उसको इनकम में से हटा देंगे। दीज आर डिडक्शंस। और एग्जम्पशंस में क्या होता है? गवर्नमेंट कहती है इनकम में ऐड ही करने की जरूरत नहीं है, उसको पहले ही हटा दो, तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इट मीन्स इनकम में ऐड ही नहीं किया तो लेस करने की जरूरत भी कहाँ पे पड़ती है। तो यहाँ पे कहा गया एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन को उसकी इनकम में ऐड कर दो, बाद में हम क्या करेंगे? आगे जाके डिडक्शन दे देंगे अंडर सेक्शन 80C। ठीक है, अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है कहां पे? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में, तो उसको डिडक्शन मिल जाएगी 80C में। यहाँ पे एग्जम्पशन की कोई बात नहीं है। तो आगे जब हम सैलरी हेड में प्रोविडेंट फंड की बात करेंगे तो एम्प्लॉय का जो भी कंट्रीब्यूशन होगा बिल्कुल उसकी सैलरी मानी जाएगी। यहाँ पे उसकी सैलरी 13 नहीं मान के कितनी मानी जाएगी? 15। चिंता की कोई बात नहीं है, आगे जाके तुझे डिडक्शन मिल जाएगा, जो 2,000 है वो लेस कर दिया जाएगा तेरी टोटल इनकम में से। सर प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या? चिंता मत करो, इन्हें भी दी जाएगी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। सर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में किया जाता है तो जो डिडक्शन है आपकी अंडर सेक्शन 80C ये जो है नहीं दी जाएगी। ठीक है, अनरिकॉग्नाइज्ड में अगर कंट्रीब्यूट करेगा तो तेरी
जो सैलरी है वो 15,000 मानी जाएगी और आगे चल के टैक्स भी कितने पे लग जाएगा, 15,000 पे, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी तुझे। सर पब्लिक प्रोविडेंट फंड के लिए क्या है, जो एम्प्लॉय ही नहीं है तो उसे कहा गया तुझे भी डिडक्शन अलाउ कर देंगे अंडर सेक्शन 80C, सब कुछ सिवाय अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके। आगे बढ़ते हैं, ये तो रही आपकी एक बात, ठीक है सर। अब मैं बात कर रहा हूं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। जो मालिक है वो भी तो कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये तो 15,000 की बात हो गई कि 15,000 उसकी सैलरी मान लिया आपने, उसमें से 2,000 बाद में आप क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। तो सैलरी हेड जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको वहां पे पता चलेगा कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ भी दे रहा है, कुछ भी मॉनेटरी बेनिफिट्स दे रहा है या कोई प्रिक्विजिट्स दे रहा है, इट मीन्स कोई फैसिलिटी भी तो दे सकता है उसको। उसके नाम पे कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, उसको बोला ये ले घर तू यहाँ पे रहे मजे से, चिंता मत कर, ठीक है, तो वो सब उसकी सैलरी का पार्ट माना जाता है। उसकी इनकम में हम मान लेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं क्या कुछ, वो तो अपन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, सैलरी हेड जब अपन स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं बात कर रहा हूं कि इसके सेविंग अकाउंट में, बेसिकली एक सेविंग अकाउंट ये प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, यहाँ पे ए अपनी जेब से भी कुछ पैसा डाल रहा है, तो क्या वो बी के लिए सैलरी माना जाएगा? सर है तो एम्प्लॉयर की तरफ से तो माना तो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कहा गया कि अगर वो कंट्रीब्यूशन जा रहा है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में तो हम उसको कर देंगे एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10, ठीक है, हम उसको कर देंगे एग्जम्प्ट, जा जी ले अपनी जिंदगी। 15,000 तेरी सैलरी है, इसी पे तुझे टैक्स देना है, इसमें भी 2,000 की तुझे डिडक्शन मिल जाएगी क्योंकि तेरा कंट्रीब्यूशन अच्छी जगह के लिए था। उसके अलावा ए अलग से कुछ 2,000 रुपीज इस यहाँ पे और कंट्रीब्यूट कर रहा है। इस 2,000 का क्या ये इसकी इनकम नहीं माननी है क्या? नहीं, एड नहीं करना है आपको, एग्जम्पशन दे देनी है, इट मीन्स छोड़ देना है इसको, ठीक है सर, छोड़ दिया। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में हो तो यहाँ पे भी एग्जम्प्ट होगी, बट यहाँ पे कंडीशन डाली गई अप टू 12% ऑफ सैलरी। जो सैलरी है उसका 12%। सर सैलरी में तो बहुत सारी चीजें आती है, अलाउंसेज आते हैं, बेसिक सैलरी आती है, उसके अलावा भाई फैसिलिटीज वगैरह आई है, क्या क्या मीनिंग होगा यहाँ पे सैलरी का वो देखेंगे अपन जब सैलरी हेड पढ़ेंगे तब। लेकिन अभी के लिए आपको दिमाग में क्या सेट कर लेना है, आपके लिए इतना इनफ है कि 12% तक अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है सैलरी का 12% तक, तब तक तो एग्जम्प्ट है, और उसके ऊपर का पार्ट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, ठीक है सर। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में अगर कंट्रीब्यूशन जा रहा है तो यहां पे कहा गया एग्जम्प्ट। सर ये क्या बात कर दी आपने, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है, रिकॉग्नाइज में कर रहा है, पूरे प्रोविजंस फॉलो किए जा रहे हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस एक्ट 1952 के, तब तो आप कह रहे हो कि 12% तक ही कंट्रीब्यूट कर सकता है, और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कर रहा है तो आप कह रहे हो पूरा एग्जम्प्ट है। बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं, ठीक है, आपको बिल्कुल दिमाग में जोर डालने की जरूरत नहीं है, पूरी कहानी देखो, सब डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, आप कहोगे बिल्कुल सही कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आगे बढ़ते हैं अपन पब्लिक प्रोविडेंट फंड के केस में। एम्प्लॉयर होता है क्या यहाँ पे तो सर एम्प्लॉयर होता ही नहीं है, तो एग्जम्प्ट, डिडक्शंस, टैक्सेबल, ये सब बात करनी बेकार है। यहाँ पे तो खुद का ही कॉन्ट्रीब्यूशन होता है जिसके लिए 80C में डिडक्शन अलाउ कर दी गई। आगे बात करते हैं सर, जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, क्योंकि इनकम जो है वो रिसीव्ड बेसिस पे थोड़ी टैक्सेबल होती है, ड्यू बेसिस पे भी हो जाती है, तो इंटरेस्ट जो क्रेडिट होता जा रहा है उस इंटरेस्ट की क्या कहानी है, तो यहाँ पे कहा गया एग्जम्प्ट, यहां पे कहा गया एग्जम्प्ट अप टू 9%, की रेट तक तो एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा, उसके ऊपर अगर है तो उस पे आपको देना पड़ेगा टैक्स, ठीक है।
मीन्स यहाँ पे इंटरेस्ट पे भी लिमिट बांध दी गई। अपन किसके कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके कंट्रीब्यूशन को तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में क्या कर दिया गया, माफ ही कर दिया गया बेसिकली। एक बार ऐड किया गया, आगे जाके रिडक्शन दे देंगे एटीसी में, बट इंटरेस्ट के लिए क्या कहा गया, 9% तक एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर तुझे देना पड़ेगा टैक्स, ठीक है। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में यहाँ पे कहा गया कि एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो टैक्सेबल है। अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, एक हेड ऑफ इनकम है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जो इनकम किसी हेड में टैक्सेबल नहीं होती है वो होती है आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है इंटरेस्ट। तो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन था उसमें कोई छूट दिया आपने, नहीं सर कोई डिडक्शन नहीं दी, बिल्कुल सैलरी में इंक्लूड कर लिया गया, आगे जाके टैक्स लगा देंगे। उसके ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट भी आ रहा है तो उस इंटरेस्ट पे भी आपको टैक्स लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं खुद का कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन दे दी गई और ये भी यहाँ पे कर दिया गया एग्जम्प्ट, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एग्जम्प्ट। एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो भी एग्जम्प्ट, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट आ रहा है वो भी एग्जम्प्ट, और अगर इन फ्यूचर और अगर क्या कंफर्म ही है कंट्रीब्यूशन जा रहा है तो रिटायरमेंट पे एक लमसम अमाउंट मिलेगा वो भी एग्जम्प्ट। इट मीन्स मजे ही मजे हैं, खुद कंट्रीब्यूट करो प्रोविडेंट फंड में एग्जम्प्ट, चाहे जितना करो। अब चाहे जितना करेंगे नहीं ना, यहाँ पे एक्ट में कुछ प्रोविजंस हैं, वो रूल्स को फॉलो करते हुए चलते हैं ये, ठीक है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है एग्जम्प्ट, इंटरेस्ट आ रहा है कंट्रीब्यूशन पे एग्जम्प्ट, लमसम अमाउंट मिला वो भी एग्जम्प्ट। यहाँ पे कहा गया जो इंटरेस्ट है एग्जम्प्ट अप टू 9%, ठीक है, 9% तक एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर का हो जाएगा टैक्सेबल। इसमें तो लिमिट बांध दी गई कि अगर एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन है डिडक्शन मिल जाएगी पूरी की पूरी एटीसी में, लेकिन अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है तो 12% तक कर सकता है कंट्रीब्यूट, उसके ऊपर भी कर सकता है, मना ही नहीं है, लेकिन टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट की बात करो खुद के कंट्रीब्यूशन पे, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे 9% तक एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर का टैक्सेबल है। जो लमसम अमाउंट आएगा लास्ट में वो होगा आपका एग्जम्प्ट, क्योंकि सर टैक्स तो जो लगना था पहले लग गया, खुद के कंट्रीब्यूशन पे डिडक्शन दे दी गई थी, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे 12% के ऊपर का था तो टैक्सेबल कर दिया गया था, बाकी एग्जम्प्ट हो गया था, ठीक है। ऐसे इंटरेस्ट की कहानी थी, तो जब लमसम अमाउंट मिलेगा फाइनली तो कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा। अब बात करते हैं अपन, अच्छा यहाँ पे इसकी और बात कर लेते हैं, ये है आपका इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं है तो इंटरेस्ट भी नहीं है, लमसम अमाउंट जो आएगा वो भी आपका एग्जम्प्ट, ठीक है। इसकी कहानी और इसकी कहानी बिल्कुल सेम सी है, बस एम्प्लॉयर नहीं होता है तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी नहीं होता है, इंटरेस्ट भी नहीं होता है, बाकी सब सेम टू सेम, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं अपन इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन था वो एग्जम्प्ट था, उसके ऊपर आने वाला इंटरेस्ट भी होगा एग्जम्प्ट। सर मजे तो इसके हो रखे हैं, आदमी क्यों जाना चाहेगा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, अनरिकॉग्नाइज्ड में जाना पसंद करेगा। मैंने कहा ना रुको, अब बात करते हैं अपन लमसम अमाउंट की। तो इसको कहा गया कि जब तूने कंट्रीब्यूट किया था, तेरा कंट्रीब्यूशन, तो हमने तुझे ना कोई डिडक्शन दी ना कोई एग्जम्पशन दी, टैक्स लगा दिया, तो लमसम अमाउंट पे अब तुझे तेरे कंट्रीब्यूशन का जो भी कुछ मिलता है उसके ऊपर हम दोबारा तो टैक्स लगाएंगे नहीं, क्योंकि डबल टैक्सेशन अवॉइड किया जाता है, ठीक है। एक ही इनकम पे 2 बार टैक्स नहीं लगता, इसकी बात होगी। एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूशन किया था वो हमने किया था एग्जम्प्ट। अब जब लमसम तुझे अमाउंट मिलेगा तो हो जाएगा तेरे लिए टैक्सेबल, क्या
टैक्सेबल क्या होगा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल होगा। तेरे कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट मिला था उस पे भी टैक्स ऑन द स्पॉट ही लग गया था। ऑन द स्पॉट नहीं लगता है, बेसिकली इसके ऊपर जो टैक्स लगता है आपका वो लगता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, जब रिटायर होगा उस टाइम पे टैक्स लगेगा, बट लग जाएगा। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर ने जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया था उसके ऊपर इंटरेस्ट को हमने एग्जेम्प्ट किया था, वो भी तेरे लिए हो जाएगा टैक्सेबल। आई बात समझ में? ये टैक्सेबल कहां पे होगा, कंट्रीब्यूशन किसका है, एम्प्लॉयर का, मालिक से मिल रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट उसी के कंट्रीब्यूशन पे, ये भी मालिक की तरफ से बेनिफिट मिल रहा है। इट मीन्स ये टैक्सेबल होगा अंडर हेड ऑफ सैलरी। सैलरी हेड में जाके ये भी आपका हो जाएगा टैक्सेबल। वापस देखते हैं, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन की बात करूं मैं तो एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन एक बार ऐड कर लिया जाएगा, लास्ट में लेस कर दिया जाएगा, इट मींस छोड़ दिया गया है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पहले ही लेस छोड़ दिया जाएगा, एग्जाम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 में। इंटरेस्ट ऑन सब कुछ एग्जाम्प्ट है, बात करने की जरूरत नहीं है। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, मेरा खुद का कंट्रीब्यूशन डिडक्शन मिल जाएगी एटीसी में, टेंशन की कोई बात नहीं है, एक बार ऐड कर लेने दे। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% तक एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 9% तक, सॉरी इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो 9% तक खुद के कंट्रीब्यूशन पे एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्सेबल है। सेम कहानी एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन पे जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उसके ऊपर है। लमसम अमाउंट जब एक साथ मिलेगा तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इसके लिए कहा गया ना तो एटीसी की डिडक्शन मिलेगी, इट मींस तेरा खुद का कंट्रीब्यूशन यहाँ जो जा रहा है वो टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एक बार छोड़ दिया जाएगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट है वो भी छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जब लमसम मिलेगा तुझे एक साथ, उस टाइम पे गवर्नमेंट एक साथ टैक्स वसूल कर लेगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर गवर्नमेंट यहाँ पे एग्जाम्पशन नहीं देगी, यहाँ पे टैक्स लेती तो इसको एम्प्लॉय को फायदा होता है या बाद में होगा? सर यहाँ पे फायदा होता है। यहाँ पे हर साल, मान लो इस साल की मेरी इनकम 6 लाख रुपए है, तो 6 लाख रुपए के ऊपर जो टैक्स रेट है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है। लेकिन जब रिटायरमेंट होगा तो यहाँ पे अमाउंट मिलेगा कई सालों का एक साथ, बहुत बड़ा अमाउंट होगा। जितना बड़ा अमाउंट उतनी बड़ी टैक्स रेट, इट मीन्स ज्यादा टैक्स इससे वसूल किया जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा ना यहाँ पे एग्जाम्प्ट है, सोचने की जरूरत नहीं है, जिस दिन एक साथ मिलेगा वहां पे टैक्सेबल हो जाएगा ये। ठीक है, खुद के कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट आ रहा है भाई, खुद का इंटरेस्ट है, खुद के इन्वेस्टमेंट पे है तो अदर सोर्स में हो गया। ये वाला जो इंटरेस्ट है एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे, वो तो एम्प्लॉयर की तरफ से बेनिफिट हो गया, तो वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। आई होप सो ये पिक्चर आपको पूरी समझ में आ गई होगी। सर अपन तो पढ़ रहे थे सेक्शन 7। सेक्शन 7 में क्या कहा गया है? सेक्शन 7 में बेसिकली यही सब बातें की गई है। देखते हैं, सेक्शन 7 जो आपकी है वो कहती है इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड। कुछ सर्टेन सिचुएशंस है जिसमें मान लिया जाता है कि इनकम आपने रिसीव की है। तो यहां पे कुछ पॉइंट्स दिए गए। पहला पॉइंट, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी, इन एक्सेस 12% ऑफ सैलरी। अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है आरपीएफ में इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी, तो मान लिया जाता है वो
इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% से ज्यादा हुआ तो मान लिया जाएगा कि वो इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड है। एंड इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट है वो भी टैक्सेबल है। सेकंड पॉइंट यहां पे कहा गया टैक्सेबल पार्ट ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ट्रांसफर्ड इन recognized provident fund during previous year। दिमाग लगाया एम्प्लॉयर ने और कहा कोई बात नहीं, तू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में है, मेरा कंट्रीब्यूशन है, कितना भी कंट्रीब्यूट करूं तेरे लिए एग्जम्प्ट है, लेता जा तू एग्जम्पशन। रिटायरमेंट पे टैक्सेबल होगा ना, रिटायरमेंट के 2 साल पहले या 1 साल पहले मैं तुझे ट्रांसफर कर दूंगा आरपीएफ में, अपन प्रोविजंस फॉलो करने लग जाएंगे और अपन किस में आ जाएंगे, आरपीएफ में, तो यहाँ पे तुझे एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो गवर्नमेंट ने इस चोरी को रोकने के लिए, बचाने के लिए क्या किया गया, सेक्शन 7 में एक प्रोविजन डाल दिया गया, टैक्सेबल पार्ट ऑफ यूआरपीएफ। टैक्सेबल पार्ट का मतलब है जिसके ऊपर अभी तक टैक्स नहीं लगा है और लगना है आगे। अगर वो ट्रांसफर किया जाता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में तो उसको भी इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड मान लिया जाएगा। ठीक है, आई होप सो अब आपको समझ में आ रहा है, रटने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है। थर्ड, पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन 80CC(D)। पेंशन स्कीम में अगर कंट्रीब्यूशन होता है, सर हमने तो बात ही नहीं की, हाँ इससे रिलेशन भी नहीं है इसका। पेंशन स्कीम में अगर कोई कंट्रीब्यूशन होता है तो उसको भी क्या मान लिया जाएगा, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड। सर आपने तो कहा डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80CC(D), क्योंकि 80C से 80U तक मैंने क्या कहा है, डिडक्शन है। आप कह रहे हो इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड, यहाँ आपने डिडक्शन की बात लिखी है, तो डिडक्शन का मतलब क्या होता है, बेसिकली एक बार इनकम मान लो और बाद में जाके उसके ऊपर दे दो डिडक्शन, तो एक बार तो मान ली जाएगी ना। तो 3 पॉइंट यहाँ पे आपको दिए गए हैं इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड। ठीक है, अच्छे से आपको समझ में भी आ गए होंगे। अच्छा, रही बात इसकी प्रोविडेंट फंड की टैक्सेबिलिटी की, ये जो चार्ट है ये चार्ट आपको हेल्प करेगा सैलरी हेड में, यही चार्ट आपको आगे भी हेल्प करेगा। ठीक है, 2 से 3 जगह है ये चार्ट आपको देखने को मिलेगा और वहां पे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं मिली पड़ेगी। जैसे ही सैलरी हेड में ये आएगा, अच्छा खासा टॉपिक आता है, क्वेश्चंस भी बनते हैं इसके ऊपर, तो उस टाइम पे आपको लगेगा कि हमें तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। होता है ना कई बार पैसे डाल के भूल जाते हैं जेब में, अचानक से शर्ट निकालते हैं, नोट निकल के आता है, खुशी मिलती है। सेम वही सिचुएशन है, समझ के छोड़ दो, छोड़ो तो मत, माइंड में रखो, लेकिन फ्यूचर में जब इसकी जरूरत पड़ेगी और आपको पता चलेगा कि हम जानते हैं ऑलरेडी इसके बारे में, तो बहुत अच्छा आपको लगेगा। नेक्स्ट क्लास में अपन हेड्स ऑफ इनकम स्टार्ट करेंगे, सैलरी हेड सबसे पहले देखेंगे अपन। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपने जो भी कुछ देखा उसका रिवीजन अच्छे से आप कर लीजिए। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है आगे के क्लासे आपको अच्छे से समझने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।